नमस्कार, मैं अनूप मिश्रा, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, वाराणसी। आज के इस वीडियो का उद्देश्य वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव के बारे में जानकारी देना है। अभी हाल के महीनों में जो मैंने जनपद के विद्यालयों में निरीक्षण किया, उससे एक ये तथ्य सामने आया कि हमारे अध्यापकों को, खासतौर की प्रधान अध्यापकों को, जो कि वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, उनको उचित या पर्याप्त जानकारी नहीं है। कैश बुक, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसको हम रोकड़ बही बोलते हैं, तो अधिकांश विद्यालयों में वो रखा जा रहा है, लेकिन कई विद्यालयों में अध्यापकों को उन दोनों के बीच में अंतर नहीं पता। उनको लगता है ये दोनों अलग है, कैश बुक और रोकड़ बही। और अगर उनको इसका नाम उन्होंने सुन रखा है तो उसके प्रारूप के बारे में नहीं पता है, और अगर उनको उसका प्रारूप पता है तो उस कैश बुक में अंकन कैसे सही हो वो नहीं पता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वित्तीय अभिलेखों के बारे में उचित जानकारी न होना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। जब आपके विद्यालयों में ऑडिट होती है, लेखा परीक्षा होती है, उस समय इन अभिलेखों को आपको प्रस्तुत करना होता है, या कोई अधिकारी जब आपके विद्यालय में आता है तब भी इसकी मांग की जाती है। अगर ये नियमानुसार नहीं इसका रखरखाव किया जाएगा तो ये गंभीर समस्या पैदा कर सकता है और भविष्य में वित्तीय अनियमितता की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो ये आशा करते हैं कि कम से कम अगले वित्तीय वर्ष में इस वीडियो के माध्यम से आप लोग नियमानुसार वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव करेंगे। आइए इस वीडियो की विषय कंटेंट के बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में आज हम मुख्यतः दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे: रोकड़ बही, जिसे हम इंग्लिश में कैश बुक बोलते हैं, और खाता बही, जिसे हम इंग्लिश में लेजर बोलते हैं। हम आज ये जानेंगे कि आखिर ये दोनों अभिलेख वित्तीय अभिलेख हैं क्या, ये अनिवार्य क्यों है आप द्वारा मेंटेन किया जाना, रखरखाव किया जाना, इन दोनों अभिलेखों में आपस में निर्भर कैसे हैं, इनमें क्या संबंध है, और इन दोनों अभिलेखों में अंतर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम रोकड़ बही यानी कैश बुक पर चर्चा करते हैं। अधिकांश विद्यालयों में, या कहें जितने ही विद्यालय मैंने निरीक्षित किए हैं, सबको रोकड़ बही या कैश बुक के बारे में जानकारी है, और ये विद्यालयों पे इसका रखरखाव भी किया जा रहा है। लेकिन इनका रखरखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। एक तरह से इसमें एक रोकड़ बही का एक हमारे वित्तीय पुस्तिका में, फाइनेंशियल हैंडबुक में, एक प्रारूप दे रखा है, लेकिन हर विद्यालय इसको अपने सुविधानुसार अलग अलग प्रारूप में मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होगा इसके माध्यम से कि प्रारूप में 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन जो भी प्रारूप हो उसमें आप अंकन और रखरखाव नियमानुसार ही करें। तो आइए रोकड़ बही के बारे में चर्चा करते हैं। रोकड़ बही मुद्रा या रुपये की प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा जोखा होता है। रुपया कहाँ कहाँ से आ रहा है, रुपया कहाँ गया या उसका कहाँ खर्च हुआ, और अवशेष, इसके बारे में रोकड़ बही हमें बताता है। पूरे अधिष्ठान के लिए यानी पूरे विद्यालय के लिए एक ही रोकड़ बही कैश बुक मेंटेन की जाती है, उसका रखरखाव किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके विद्यालय में जितने भी मद में पैसे प्राप्त हो रहे हो, चाहे वो कंपोजिट ग्रांट हो, यूनिफॉर्म का पैसा हो, खेल कूद का पैसा हो, वह क्रमबद्ध तरीके से एक साथ ही कैश बुक में उसका अंकन होता है। और रोकड़ बही डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है। इसको हम दोहरा लेखन प्रणाली कहते हैं। वो आप आगे देखेंगे वो किस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, उसका रखरखाव करते हैं। आप रोकड़ बही का एक प्रारूप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विभिन्न कार्यालय हो या विद्यालय हो, वो अपने आवश्यकता या सुविधा अनुसार रोकड़ बही का एक प्रारूप रखते हैं। लेकिन जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, सूचना के आदान प्रदान के लिए अगर पूरे अधिष्ठान में या पूरे हमारे जनपद में अगर एक ही प्रारूप पे रोकड़ बही का रखरखाव किया जाए तो उससे सूचना के आदान प्रदान में काफ़ी सुविधा होगी। तो ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं, अगर आप सब इसी पे रखरखाव करेंगे तो वो काफ़ी सुविधाजनक होगा सबके लिए।
तो आइए इस पे चर्चा शुरू करते हैं कि रोकड़ बही का अंकन कैसे किया जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रोकड़ बही के दो पक्ष होते हैं। एक होता है प्राप्ति पक्ष, एक होता है भुगतान पक्ष। रोकड़ बही के बाएं पृष्ठ पर प्राप्ति पक्ष एवं दाएं पृष्ठ पर भुगतान पक्ष से संबंधित प्रविष्टियों का अंकन किया जाता है। प्राप्ति पक्ष में चेक, नगद अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त धनराशि, बैंक से प्राप्त धनराशि, ब्याज इत्यादि का अंकन किया जाता है। भुगतान पक्ष में, जो कि दाहिनी साइड पर होता है, उसमें चेक, नगद या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतानिक धनराशि, बैंक से द्वारा लगाया गया प्रभार इत्यादि का अंकन किया जाता है। रोकड़ बही में प्रविष्टि के साथ ही प्रत्येक लेन देन का अंकन लेजर, जिसे हम अभी आगे देखेंगे, उससे जिसे खाता बही भी कहते हैं, उसमें भी किया जाता है। लेजर के जिस पृष्ठ संख्या पर प्रविष्टि का अंकन करते हैं वह पृष्ठ संख्या रोकड़ बही में भी निर्धारित कॉलम में अंकित की जाती है, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये लेजर पृष्ठ संख्या। प्रविष्टि से संबंधित वाउचर, बिल या रसीद का नंबर अंकन रोकड़ बही में निर्धारित कॉलम में अंकित किया जाता है। जो यहाँ पे रसीद संख्या यहाँ पे आप प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष में देख रहे हैं, ये रसीद संख्या कहलाती है। ये तिथि तो हो गई, जब भी पैसा प्राप्त हुआ आपने यहाँ तिथि का अंकन कर दिया। यहाँ पे आप जो प्रारंभिक अवशेष देख रहे हैं वो वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने पर जो भी पैसा शेष रहता है वही प्रारंभिक अवशेष होता है। और उसके बाद जिस तिथि को आपको नए वित्तीय वर्ष में पैसा मिला, आप तिथि में अंकन कर देते हैं। जिस रसीद से मिला, अगर रसीद से मिल रहा है तो वो अंकन हो जाएगा। उसका विवरण, बैंक से प्राप्त हुआ है, कैश मिला है या चेक से मिला है, उसका विवरण। लेजर, जैसे मैंने आपको बताया, लेजर का भी अंकन होगा। और बैंक है या नगद है, उसमें अंकन होगा। वैसे ही भुगतान पक्ष है कि आपने किसी को, मान लीजिए आपको ये रोकड़ बही है, अगर आपको कंपोजिट ग्रांट में पैसा मिला है, किसी को आप रंगाई पुताई में पैसा दे रहे हैं, तो आप उसमें तिथि लिखेंगे, कब भुगतान कर रहे हैं। रसीद, जो आपको बिल प्राप्त होता है उसमें रसीद संख्या होती है, वो लिखेंगे। विवरण लिखेंगे, आप इसमें विवरण में ये बताएंगे कि कौन सी फर्म है, कौन सा अधिष्ठान है जिसको आप भुगतान कर रहे हैं, किस चेक नंबर से भुगतान कर रहे हैं, किस पर प्रयोजन से भुगतान कर रहे हैं, ये सब आप विवरण में लिखेंगे। उस लेजर संख्या भी उसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे। और बैंक में कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या नगद कर रहे हैं, ये भी यहाँ लिखेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण के तौर पे एक आपके लिए प्रारूप तैयार किया गया है, आइए उसको देखते हैं। ये उदाहरण के रूप में एक प्रारूप तैयार किया गया है रोकड़ बही का, कैश बुक का। उससे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। रोकड़ बही में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है हर साल। तो उस साल पिछले वित्तीय वर्ष का जो भी पैसा बचा रहता है आपके पास, वही आपका अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रारंभिक अवशेष होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपका 2019 में 1000 रुपया आपके पास बचा, अवशेष रहा, तो वह 2020 के लिए वही आपका प्रारंभिक अवशेष होगा। इस उदाहरण में हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी अवशेष पिछले वित्तीय वर्ष में आपका नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे शून्य का अंकन कर दिया गया है। फिर मान लीजिए आपके विद्यालय में विभिन्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है। कंपोजिट ग्राम में प्राप्त होती है, खेलकूद में प्राप्त होती है, यूनिफॉर्म के लिए प्राप्त होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्राप्त होती है। तो उसका अंकन आप तिथिवार आप करेंगे, एक ही क्रमबद्ध तरीके से। उदाहरण के तौर पे अगर आपको अप्रैल में कंपोजिट ग्राम प्राप्त हुआ 50,000 रुपया, तो आपने जिस तिथि को प्राप्त हुआ आपने वो अंकन कर दिया। आपने उसके विवरण में ये लिखा कि किस मद में प्राप्त हुआ है, कि कंपोजिट ग्रांट में प्राप्त हुआ, तो आपने लिख दिया कि कंपोजिट ग्रांट में प्राप्त हुआ है। अगर आपको किसी लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया तो आपने पत्रांक का दिनांक लिख दिया। जिस तिथि में प्राप्त हुआ है आपको बैंक में, आपने वो लिख दिया।
लेजर संख्या में भी इसका अंकन होता है, तो आपने लेजर संख्या, पृष्ठ संख्या लिख दी। कितना धनराशि प्राप्त हुई है आपने वो लिख दी। इसी प्रकार आगे के आने वाले महीनों में आपको विभिन्न मदों में पैसा प्राप्त होता है। अगर आपको खेल कूद में प्राप्त होता है तो आप खेल कूद का अंकन करेंगे, विवरण में कितना पैसा मिला है, कब मिला है, इन सब का आप अंकन करेंगे। भुगतान पक्ष में भी आप क्रमबद्ध और तिथिवार तरीके से ही उसका अंकन करते हैं। अब कंपोजिट ग्राम में जैसे आपको ज्ञात है, आपको अलग अलग प्रयोजन के लिए अनुमन्य होता है। आपके विद्यालय पे हो रहे मेंटेनेंस वर्क के लिए, रख रखाव के लिए, रंगाई पुताई के लिए इत्यादि, जो आप जानते हैं। मान लीजिए आप अपने विद्यालय में मेंटेनेंस काम करा रहे हैं या रंगाई पुताई का काम करा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आप रंगाई पुताई का काम करा रहे हैं, तो आप या आपने कुछ सामान खरीदा अपने विद्यालय के लिए, तो आप किसी फर्म से खरीदेंगे, किसी अधिष्ठान से खरीदेंगे। आप उस अधिष्ठान का नाम लिखेंगे, किसी दुकान होगी उसका नाम लिखेंगे कि फला फला को भुगतान किया गया। आपने किस मद से भुगतान किया ये भी आप लिखेंगे, क्योंकि आप केवल कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से ही उसका भुगतान कर सकते हैं, किसी और मद का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात का उल्लेख उसमें करेंगे कि कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का, यानी कंपोजिट ग्रांट के मद से ही धनराशि का भुगतान किया गया। अगर आप उसको चेक से भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक संख्या भी आएगी, किस चेक संख्या से उसका भुगतान किया गया, कितना भुगतान किया वो भी आप लिखेंगे। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन लिख देंगे, नगद कर रहे हैं तो नगद कर देंगे। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए खेलकूद में कोई व्यय कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे कि किसको भुगतान किया जा रहा है, किस मद में से भुगतान किया जा रहा है। खेलकूद मद से किया जा रहा है तो आप लिखेंगे खेलकूद मद से किया जा रहा है। कैश किया जा रहा है तो आप लिखेंगे कैश। अगर बैंक है तो लिखेंगे बैंक। चेक्स है तो आप चेक नंबर लिखेंगे, और इसी तरीके से आप तिथिवार करेंगे और अंततः आप अवशेष लिख देंगे। रोकड़ बही का जो मैंने ये पाया कि सबसे बड़ी कमी जो हमारे जनपद में वो मैं देख रहा हूँ कि इसका अंकन माहवार नहीं हो रहा है। रोकड़ बही और कैश बुक का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि उसका रखरखाव और अंकन माहवार होता है। हर माह के बाद उसकी क्लोजिंग की जाती है, जो कि आप ये नीचे एक उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, जो आपने पिछली भी प्रारूप में देखा। माह के अंत में अवशेष धनराशि, मान लीजिए आपको कंपोजिट ग्राम में 50,000 रुपये मिला था अप्रैल में, और आपने 50,000 में से 5,000 रुपया कंपोजिट ग्राम में किसी भी मरम्मत के लिए खर्च कर दिया, तो उस अप्रैल माह में ही, तो अप्रैल माह जैसे ही ख़त्म होता है तो आप इसका उल्लेख अपने कैश बुक में करेंगे कि माह के अंत में आपके पास 45,000 रुपया ही बचा। उसी प्रकार खेलकूद में अगर उस माह में, किसी भी एक माह में अगर पैसा मिला है तो वो भी आप उल्लेख करेंगे कि अगर इस माह में पैसा जो भी अवशेष होगा आप उसका यहाँ पे अंकन कर देंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोकड़ बही का जो रखरखाव होगा, अंकन होगा, वो माहवार होगा। आप हर महीने रोकड़ बही का अंकन करेंगे और कितना अवशेष बच रहा है उसका उल्लेख करेंगे। अभी हमने जो भी प्रारूप देखे हैं वो इस वीडियो के लिंक के द्वारा आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और इसके अलावा भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको उपलब्ध करा दिए जाए। तो जो प्रारूप है उस वीडियो के लिंक द्वारा आप देख सकते हैं। जो मैंने निरीक्षण के दौरान कैश बुक या रोकड़ बही में त्रुटियाँ पाई हैं उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, ताकि आप वो सावधानियाँ रखें कि आप उसको ना दोहराएं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो कमी मुझे दिखी, जिसको मैं बता भी चुका हूँ आपको, कि कैश बुक या रोकड़ बही का मासिक अंकन होता है। हर महीने, हर माह के बाद का कैश बुक की क्लोजिंग होती है। उस महीने में आपको जितना भी धन प्राप्त हुआ है और आपने जितने भी धन को खर्च किया है, महीना ख़त्म हो जाने के बाद आपको उसका क्लोजिंग, उसका अवशेष कैश बुक में कर देना चाहिए। ये मुझे किसी भी विद्यालय में ये बात नहीं दिखाई पड़ी, जो कि नियमानुकूल नहीं है, ये नियमानुसार नहीं है। तो इसका आप विशेष करके ध्यान रखें कि माहवार अंकन होना चाहिए कैश बुक का,
हर महीने कैश बुक की क्लोजिंग होनी चाहिए। एक और मैंने जो कमी देखी विद्यालयों में कि जो भी आपको धन प्राप्त हो रहा है या खर्च हो रहा है उसका मद का विवरण या मद नहीं लिखा जा रहा है कि किस मद में धन प्राप्त हुआ। इसमें ये भी तथ्य सामने आया कि कई प्रधान अध्यापकों ने हमें बताया कि उनको पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, अपने बीआरसी से संपर्क करें, जिला मुख्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें कि किस मद में पैसा आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको जानकारी रखनी होगी। और जो भी धन आपको प्राप्त हो रहा है उसको आप अंकन करेंगे कि किस मद में धन प्राप्त हुआ है, और अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो वो भी अनिवार्यतः आपको लिखना होगा कि किस मद में से आप पैसा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस मद में आपको पैसा जितना मिलेगा, अगर आपको 50,000 रुपये मिलेगा तो आप 50,000 रुपये में ही से खर्चा कर सकते हैं। कंपोजिट ग्राम उदाहरण के तौर पे 50,000 कंपोजिट ग्राम से मिलता है तो आप 50,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं और अनुमन्य कार्यों के लिए ही खर्च कर सकते हैं। तो इसका विवरण कैश बुक में या रोकड़ बही में होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात सामने आई कि जो धन की प्राप्ति होती है उसके अंकन को लेके थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी बरती जाती है। एक विद्यालय में मैंने देखा कि कैश बुक में चूँकि 2-3 पन्ने कभी लग जाते हैं उसमें, तो उन्होंने किसी मद में मान लीजिए कंपोजिट ग्राम में ही 50,000 रुपये प्राप्त हुआ तो उन्होंने पहले पृष्ठ पे भी लिख दिया 50,000, दूसरे पृष्ठ पे भी लिख दिया 50,000, तीसरे पृष्ठ पे भी लिख दिया 50,000। तो वास्तविक तौर पे केवल 50,000 रुपये मिला, लेकिन कैश बुक का परीक्षण करने पे वो 1.5 लाख रुपया हो गया। तो कोई भी अंकन आप ऐसा ना करें जो आपको नियम जिसके ना पता हो। इसके लिए आप पीआरसी से संपर्क करें, हमारे कार्यालय वित्तीय लेखाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें या बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें, लेकिन बिना ज्ञान हुए वित्तीय अभिलेखों में कोई भी अंकन ना करें।